जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। आपको जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट है, आप जा कर के क्लास देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतना डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ कि आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स धन प्रबंधन में नियंत्रण पर। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमारी कब हुई थी? आज मॉर्निंग में ही हुई थी। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मुद्रा या धन आय पे हमने चर्चा की थी। तो मुद्रा या धन आय होता क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। मुद्रा का महत्व देखा था। ये देखिए, ये हमने कवर किया था कि मुद्रा का महत्व क्या होता है, मानसिक आय क्या होती है। कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में देखा था। देन हमने देखा था आय प्रबंधन के बारे में। पारिवारिक आय के प्रकार हम पढ़ रहे थे ना, तो जिसमें हमने पहला तो वास्तविक आय देख लिया था। वास्तविक आय के दो प्रकार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय भी देखे थे। फिर दूसरा हमारा जो पारिवारिक आय है क्या है? मुद्रा आय। तो मुद्रा आय भी हमने देख लिया। फिर मुद्रा आय का महत्व देख लिया है। तीसरा हमारा लास्ट क्या था? तो तीसरा हमारा था मानसिक आय। तो मानसिक आय करके हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे एज अ होमवर्क के रूप में। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। अब देख, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था आय प्रबंधन था। इस पे भी हमने चर्चा की थी कि आय प्रबंधन अर्थात इनकम मैनेजमेंट होता क्या है। और इसमें हमने बजट के बारे में देखा था। पारिवारिक बजट बनाने कैसे बनाते, उस पर हमने चर्चा की थी। और पारिवारिक बजट की योजना बनाने के लाभ क्या क्या होते हैं, ये हमने देखे थे। साथ ही साथ हमने बजट निर्माण के चरण देखे थे कि जो हम बजट बनाते हैं उसके निर्माण के कितने चरण हैं। तो 5 चरण के बारे में हमने चर्चा। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी जो है प्रीवियस क्लास। ये देखिए पूरे 5 चरण जो ये आपको दिख रहा है ना, ये इन पे हमने चर्चा की थी प्रीवियस क्लास में। अब चलते हैं आज की क्लास में। तो धन प्रबंधन में नियंत्रण देख लेते हैं। सामान्यतया धन प्रबंधन में नियंत्रण 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो धन प्रबंधन में नियंत्रण होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला, यह जांच करना कि योजना अर्थात प्लान किस प्रकार प्रगति कर रहा है। दूसरा, योजना का समायोजित अर्थात एडजस्ट करना। योजनाओं की जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जिससे कि योजना कैसे आगे बढ़ रही है, यानी कि जो हम प्लानिंग करते हैं और तो उस प्लानिंग की जो है जांच करना इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमने जो प्लानिंग की है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, तथा उसमें कहाँ समायोजन करने की आवश्यकता है। समायोजन मतलब सुधार करने की आवश्यकता है। जांच 2 प्रकार की हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की जो हम जांच करते हैं, 2 प्रकार की जांच हो सकती है। मानसिक एवं यांत्रिकीय जांच। कौन सी? मानसिक एवं यांत्रिकीय जांच। मानसिक जांच अर्थात मेंटल चेक, यह प्रायः आवंटनों की इकाइयों में बांटकर की जाती है, जो वास्तविक आय से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये हों तथा उसे कपड़े, पर्स व चप्पल खरीदना हो, तो वह उपलब्ध कुल राशि को मानसिक रूप से कीमतों का ध्यान रखकर जांच पड़ताल के बाद ही खर्च करेगा। इस प्रकार वह व्यक्ति मानसिक रूप से सोच विचार करके उन मदों के बारे में जान सकता है कि किस मद में कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। यांत्रिकीय जांच अर्थात मैकेनिकल चेक,
इसमें किसी विशेष मद के लिए प्रयोग की जाने वाली धनराशि को अलग कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए घर की महिलाओं द्वारा भोजन संबंधी खर्चों के लिए अलग से कुछ पैसे रख लिए जाते हैं तथा उन्हीं पैसों में से भोजन संबंधी खर्चों के लिए धन निकाला जाता है। कई बार किसी आवश्यक सामान अर्थात इम्पोर्टेंट आइटम का मूल्य अचानक बढ़ जाता है जिसके कारण धन की कमी महसूस होती है। इस प्रकार धन के अचानक समाप्त होने से पता चलता है कि धन कितनी तेजी से खर्च हो रहा है। तो ये तो हमने देख लिए जांच के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, जांच कितने प्रकार की देखी? 2 प्रकार की, मानसिक एवं यांत्रिकीय जांच। अभी देखते हैं अभिलेख एवं खाते। तो अभिलेख एवं खाता क्या होता है? अभिलेखों एवं खातों में खर्च किए जाने के पश्चात धन का विवरण, ध्यान दीजिएगा, अभिलेखों एवं खातों में खर्च किए जाने के पश्चात धन का विवरण दर्शाया जाता है। इस तरह के अभिलेख आकस्मिक हो सकते हैं, जैसे घर के खर्चों का लेखा जोखा बहुत ही साधारण प्रकार से साप्ताहिक और मासिक खर्चों के आधार पर दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विशेष प्रयोजन के लिए खर्च किया जाए तो संबंधित बिलों को दर्ज कर लिया जाता है। परिवार के लिए अभिलेख का उद्देश्य धन के वितरण को दर्शाना है, जिसे क्या कहा जाता है? व्यय किया गया है, तथा विशेष समूह के लिए आवंटित मदों की राशि के साथ खर्च की गई राशि की तुलना करना है। एक परिवार के लिए अभिलेख एवं खाते बनाने के निम्नलिखित लाभ हैं। क्यों अभिलेख एवं खाते बनाए जाते हैं? पहला जो लाभ है, मासिक व्यय की तुलना खर्च योजना से की जाती है, जिससे यह पता लग सके कि भविष्य में कहाँ समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। दूसरा, यह उन श्रेणियों अर्थात उप श्रेणियों यानी कि कैटेगरीज, सब कैटेगरीज की पहचान करने में मदद करता है जहाँ खर्चा बहुत अधिक या बहुत कम हुआ है। क्या? जो हम अभिलेख बनाते हैं, जिससे भविष्य में बेहतर बजट बनाने में मदद मिलती है। तीसरा, इसका एक लाभ यह भी है कि वस्तुओं और सेवाओं अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज के खराब होने पर उसके विषय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो ये जो है क्या है, अभिलेख एवं खाते बनाने के जो हमने लाभ देखे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा एकल पत्रक विधि। ये एकल पत्रक विधि क्या है? तो व्यय के रिकॉर्ड यानी कि जो हम खर्च करते हैं रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख एकल, दोहरी अथवा बहुपत्रकों अर्थात सीट्स में रखे जा सकते हैं। यह विधि सरल एवं लचीली है। यह पत्रक दरवाजे आदि के पीछे लगाए जा सकते हैं। जो हम चार्ट नहीं बना करके लगा देते हैं कि हाँ ये इस महीने इतना खर्च हुआ, हमने ये खर्च किया, ये पूरा ब्यौरा जो होता है, तो उसी को कहते हैं। यह विधि सरल एवं लचीली है। यह पत्रक दरवाजे आदि के पीछे लगाए जा सकते हैं, जिसके साथ एक पेंसिल लगाना भी सुविधाजनक होता है। यद्यपि दोहरी एवं बहुपत्रक विधियाँ एकल पत्रक की तुलना में अधिक उपयुक्त हो सकती हैं, फिर भी एकल पत्रक अच्छी तरह से निर्मित किया जाए जिसमें आवश्यक आंकड़े शामिल किए जाते हैं। एक पत्रक विधि अर्थात सिंगल सीट मेथड का नमूना आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो एकल पत्री है वो बनाई जाती है। श्रेणी विभाग हो गया, आवंटित राशि हो गई, व्यय की गई राशि और पूरे का योग। जैसे देखो पहला क्या है, भोजन, खाद्य वस्तुएं, अनाज, दालें जो हमारे मतलब जो भोजन की होती हैं उसके लिए कितना पैसा खर्च करना है। सपोज उसके लिए हमने मान लिया महीने का 5,000 रुपये मान लिया है, और उसमें से हमने कितना कर दिया, 5,000 में से 4,000 रुपये व्यय कर दिए हैं। तो ये जो है दोनों का योग कर लिया, कितना हमने खर्च किया, कितना बच गया। दूसरा है आवास, तीसरा है वस्त्र, चौथा है शिक्षा, पांचवा है चिकित्सा और छठा है अन्य। कोई भी आप अपना मनोरंजन हो गया, आप अपनी यात्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एकल पत्रक जो है बनाया जाता है। इसके माध्यम से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर चलते हैं बचत की। बचत अर्थात सेविंग क्या है? बचत वह शेष राशि है जो किसी व्यक्ति की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बची रहती है। दूसरे शब्दों में बचत परिवार आय का वह भाग है जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परिवार की कुल आय से बचाया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि जितना भी हम कमाते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उसमें हम जो है 10% उसका हम बचत करें।
परिवार की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत अनिवार्य है। बचत किसी भी अर्थव्यवस्था के जीवित रहने और बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचत द्वारा पूंजी का निर्माण एवं संचयन होता है। यह तभी संभव है जब भविष्य में व्यवसाय शुरू करने या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में पैसा जमा करके बचत का उपयोग उत्पादक के रूप में किया जाता है, जिसे सार्वजनिक बचत के लिए एकत्रित किया जाता है तथा उत्पादन के प्रयोजनार्थ उसका प्रयोग किया जाता है। बचत किसी परिवार की बचत करने की इच्छा तथा बचत करने की क्षमता पर निर्भर करती है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में अपनी मूलभूत बचत करने की संभावना अधिक होती है। वहीं कम आय वाले परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात बेसिक्स नीड्स की पूर्ति के उपरांत कम बचत कर पाते हैं। कम आय वाले परिवार की बचत करने की इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने भविष्य के दीर्घकालीन लक्ष्यों अर्थात फ्यूचर प्लान को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार वर्तमान विलासिताओं का त्याग करने के इच्छुक हैं। परिवार की सुरक्षा एवं खुशी के लिए धन की बचत बहुत ही आवश्यक है। बचत के लिए बचत करना व्यर्थ है। बचत तभी सार्थक होता है जब इसका उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों द्वारा समझा जाए और पैसे को भविष्य के लिए बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। तो ये तो हमने देख लिया कि बचत क्या है और बचत करने के क्या लाभ है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है बजट कैसा होना चाहिए। बजट के बारे में हमने पढ़ा ना अभी जस्ट। तो बजट कैसा होना चाहिए, कौन सी जांच आवंटनों को इकाइयों में बांटकर की जाती है। क्वेश्चन 3 कहता है परिवार की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या अनिवार्य है, यानी कि जो परिवार की भावी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या करना अनिवार्य है। आई होप अभी तक आपने इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो ले लीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। मैं बार बार कहती हूँ, आप पहले वीडियो देखिए, ध्यान से उसको समझिए, देन इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप देखना कितना इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखेगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं मैं जो भी पढ़ा रही हूँ कुछ फेक तो है नहीं। बुक है, बुक जो है बुक से ऑथेंटिक सोर्स कुछ भी नहीं होता। आप ये चीज़ें अगर मैं कोई प्रिंट पढ़ा रही होती, कहीं कोई पीपीटी बना के पढ़ाती, तो शायद आपको लगता भी कि पता नहीं काम का है कि नहीं। बट बुक है, जितने भी टीचर्स हैं जो भी हैं, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स थे वो सारे ही इस बुक से पढ़ के ही आपको पढ़ाते हैं। तो आप ये भी तो देखिए कि हम बुक पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता होगा कि फिजूल की हैं, क्यों इतना खींच रही है, इतना क्यों टॉपिक को लंबा ले जा रही हैं। बट फ्रेंड्स बात ये होती है ना कि जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, तो हमें नहीं पता है ना कि कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा के जाते हैं। आप जानते हैं प्रीवियस ईयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बट हम ओनली प्रीवियस ईयर करके जाते हैं, तो उससे किसी तरह से हमारे पासिंग मार्क तो हमें मिल जाता है। मान लो हमने बहुत प्रैक्टिस की प्रीवियस ईयर की, तो हम पास तो हो जाते हैं, बट मेरिट में नहीं आ पाते। हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करके किसी के लिए योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते। वो उसका रीज़न यही होता है कि हम डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ये लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बट फ्रेंड्स एग्ज़ामिनर के माइंड का कुछ भी पता नहीं कि वो एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछ ले। भाई एग्ज़ामिनर का माइंड ही है। जो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं ये नेसेसरी नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं, ये तो आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में। बट आप एग्ज़ाम देने जाओगे, देखो तो वही आ जाता है जो हम सोच के नहीं जाते, जिनकी आने की संभावना होती है। तो एग्ज़ामिनर को भी पता है कि आप बस जो है प्रीवियस ईयर करके आएंगे, रट्टा मार के आएंगे, तो इसीलिए क्या वो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है और उसी में हम फंस जाते हैं। प्रीवियस ईयर फ्रेंड्स मैं बार बार कहूँगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 80% जो क्वेश्चन होते हैं 70 to 80% वो प्रीवियस ईयर से ही आपके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम का जो है आपका प्रीवियस ईयर। बट उसके साथ साथ अगर आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी वो भी पढ़ के जाएंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप क्या ही पूछ लेगा एग्जामिनर, वही बुक से ही तो पूछेगा ना। जब हमने हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो क्या ही हमसे छूट जाएगा। ये डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा बोरिंग ज़रूर लग रहा होगा और मैं बातें भी कर रही हूँ तो शायद आपको समझ में आ भी रही होंगी कि नहीं। बट फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को सीरियस लीजिए।
हमेशा पढ़ाई को डिटेल में पढ़िए, कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट का कुछ भी नहीं हो सकता। शॉर्टकट में हम वही हो जाते हैं ना कि ना इधर के ना उधर के, दो नाव पे पैर रख के आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए थोड़ा मेहनत करिए और डिटेल में चीज़ों को पढ़ना। शुरू शुरू में नहीं अच्छा लगेगा, पर डेली आप जैसे पढ़ने लगेंगे आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको मज़ा आने लगेगा। कब? जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, आपको चीज़ें समझ में। सपोज हमने बजट के बारे में पढ़ा, आपसे किसी ने बजट पूछ लिया कि बजट क्या होता है, बजट क्यों बनाना चाहिए। आपने अगर अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, तो आप बजट को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ज़्यादा नहीं इस पर चर्चा करूँगी, बट प्लीज़ क्लास आप पूरा देखा करिए। पूरी क्लास देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। बस फ्रेंड्स यही कहना था, तो इसीलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और नहीं सॉल्व होता तो कमेंट के माध्यम से बताइए, आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। मैं खुद अपना हैंड रिटन नोट्स मेरा है क्वेश्चन का, चाहूँ तो आपको प्रोवाइड करा दूँ। अगर बुक पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं दे सकती, बट नहीं देने का बस एक ही रीज़न है कि आप खुद सॉल्व करा करिए। आप समझ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन तो हम बुक से करा ही देते हैं जिसमें उनके आंसर्स भी होते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना चेक पॉइंट में, कि इसका मीनिंग ये है कि आप चेक करो अपने आप को, आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। मीनिंग ही वही है, आप समझ रहे हैं ना। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करिए, कमेंट करके बताइए कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। एंड जब तक बताएंगे नहीं कैसे पता लगेंगी चीज़ें। प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए, अपनी राय दीजिए, जो भी है जैसा भी है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे निवेश पर, और 2-3 पॉइंट्स, उसके बाद हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा क्लास 11th भी ऑलमोस्ट फ्रेंड कंप्लीट होने ही वाला है। हम फाइनली आ जाएंगे क्लास 12th में। देखिए हमने कितनी जल्दी जो है 6th से हमने स्टार्ट किया था, 11th तक की पढ़ाई आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं हमारी डन हो गई, यानी कि कंप्लीट हो गई है। तो देखिए ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही हमारी सीरीज़ का भी वही हाल है। एक एक करके हम जो है हमने सारी बुक्स पढ़ डाली। अब बट एक बार हमारा 12th क्लास हो जाए, उसके बाद हम जी भर के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देन जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो मुझे लग रहा है कि उनको और भी डिटेल में जानना चाहिए, और भी डिटेल में आपको पढ़ाना चाहिए, उन टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊँगी और भी डिटेल में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।